हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई का पेपर हुआ है आपके फिजिक्स का। पेपर कोड है 553/3 एंड सेट नंबर 3। स्टार्टिंग में आपके पेपर में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं वो अपनी स्लाइड्स में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। बेसिकली आज का जो पेपर था बेटा सेट वाइज डिफेंड किया था, बट पेपर जो था सेट नंबर 3 जिसकी अपन डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा मॉडरेट था। इसके अलावा अदर सेक्शंस इससे थोड़े से इजी थे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने वही क्वेश्चंस आए जो अपन ने पेपर में किए थे। इससे पहले जो अपनी बोर्ड से रिलेटेड रेजो में एफएसटीज हुए थे उनमें जितने क्वेश्चंस किए थे अप्रोक्स 80% वही क्वेश्चंस हैं। इसलिए मैंने पहले भी बोला था आप रेगुलर टेस्ट दें, नोट्स पढ़ें, क्वेश्चंस वही होंगे जो पेपर से पहले अपन ने उनकी प्रैक्टिस की थी। जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्या था बेटा, वो उससे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपके पेपर में दिए होते हैं, वैल्यूज गिवन होती हैं जिनको आप यूज ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है बेटा? जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, ए डिफरेंट हो एंड जेड सेम हो, दैट इज एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो वो क्या होंगे? आइसोटोप्स। और आइसोबार की बात करोगे तो आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट एंड मास नंबर सेम। फर्स्ट एग्जांपल तो ये मतलब फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड आप इनके एग्जांपल लिख सकते हो, तो एग्जांपल है 1H1 1H2 1H3 दैट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। सेकंड एग्जांपल इसका लिथियम का ले सकते हो, Li36 एंड Li37। बात करते हैं आइसोबार के एग्जांपल्स की, तो वहां पे है 1H1 1H3 दैट इज ट्राइटियम एंड सेकंड ले सकते हो हीलियम पार्टिकल्स, और हीलियम पार्टिकल्स में एटॉमिक नंबर इज 2 एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1H3 एंड तो एक मिनट, इसके हीलियम पार्टिकल्स के ट्राइटियम की बात करोगे तो 1H3। और बात करें इसकी हीलियम पार्टिकल्स की, तो हीलियम पार्टिकल्स में क्या लेके चलोगे? यहाँ पे भी 2H3 दैट इज ए सेम, जेड डिफरेंट, ठीक है। सेकंड बात करें, टू न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट मास नंबर A1 एंड A2 दैट इज मास नंबर डिफरेंट दिया हुआ है, ध्यान रखें मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब ए डिफरेंट, ठीक है। फिर बात करें, आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरली द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट? क्या सेम एलिमेंट के ये आइसोटोप्स होंगे या नहीं होंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, केवल अपन को शॉर्ट में आंसर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है आइसोटोप्स। आइसोटोप में जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है और उन्होंने मास नंबर दिया हुआ है डिफरेंट, ठीक है। ये डिफरेंट क्यों होगा उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर बात करोगे तो बात करें A=2 कितना होता है अपने पास? A=Z प्लस n दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम ही मास नंबर होता है। अब ये यहाँ पे यस और नो में आंसर देना है आपको। तो वैसे बेसिकली कि आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट ही थे ना बेटा, यहाँ पे देखो जिनका मास नंबर क्या था? डिफरेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें नेम दी, इसी का सेकंड पार्ट जो है और में जो था, चाहे तो आप अपर वाला क्वेश्चन अटेंड करते या नीचे जो दिया हुआ था उसे, नेम दी फैक्टर्स ऑन विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस फ्रॉम द सरफेस डिपेंड्स। बेटा लाइट इंटेंसिटी, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी बात करें तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दो जो थे अपने पास नेम फैक्टर्स, किस पे डिपेंड करेगी? जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। बट यहाँ बात करें फ्रॉम द सरफेस डिपेंड्स, तो सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो सरफेस वाले केस में अपन लिख सकते हैं टेम्परेचर्स ऑफ द मेटल सरफेस या वर्क फंक्शंस ऑफ द मेटल सरफेस दैट इज द मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करें, डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने आपको बार बार रिवाइज करवाया था जब अपन ड्यूल नेचर की बात कर रहे थे कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
मैंने कई बार आपसे इसका क्वेश्चन पूछा है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है बेसिकली, मैंने बोला था कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस बोला था, वही डेफिनेशन से डिफाइन, दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, दैट इज फोटो करंट इन द सर्किट इज 0। ठीक है, इस पे मैंने ये भी बोला था आपसे कि एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस तो होता है बट काइनेटिक एनर्जी 0, और उससे बिलो फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शंस। मैंने जो कल इंपॉर्टेंट पेपर से पहले आपको इंपॉर्टेंट बताए थे उनमें यही बताया था बेटा कि इस चैप्टर से रिलेटेड या तो फॉर्मेशंस ऑफ पीएन जंक्शंस या रेक्टिफायर या एलईडी आएगा, उसमें से अपने एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, वो है फॉर्मेशंस ऑफ पीएन जंक्शंस। अब फॉर्मेशंस ऑफ पीएन जंक्शंस मैंने आपको रिवाइज करवाया था कई बार, तो इसमें केवल डायग्राम, सर्किट डायग्राम की बात करो तो पीएन जंक्शंस कैसे फॉर्म होगा, इफ वी प्लेस द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। पी का मतलब हो गया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन का मतलब था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स and majority charge carriers are holes। यही था ना बेटा। अब पी एन जंक्शन, जब P और N टाइप सेमीकंडक्टर आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर देन होल डिफ्यूज फ्रॉम P साइड टू N साइड। कहां से कहां डिफ्यूज होना स्टार्ट होंगे, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P टू N side and electron diffuse from P to N side, that is holes कहाँ कलेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ, क्या ये कंप्लीट हो जाएंगे इधर एक्सचेंज, ऐसा नहीं होता है बेटा। क्यों नहीं होता है, जैसे ही होल इस साइड कलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो इंटरनल जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉन एज इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप ई इंट्रिंसिक INT भी लिख देते हो। ये इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में वीक था, बट जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुए इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, और ये क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टॉप होगी उस टाइम तक यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल की एक लेयर, एक स्मॉलेस्ट थिकनेस की एक लेयर जनरेट हो चुकी होती है, जिसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻�6 मीटर होती है। उस लेयर को ही क्या नेम दिया जाता है, डिफ्लेक्शन लेयर। तो लिखना क्या था इसमें, जनरली अपन बात करें, इफ वी प्लेस्ड पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर आर placed near to each other, then hole diffuse from P type to N type semiconductor and electron diffuse from N to P type semiconductor। ठीक है, जैसे ही ये कलेक्ट होंगे एट दिस टाइम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड बिटवीन from N to P type which stop the movement of the electron and hole। At this time a layer formed between P type and N type semiconductor which is known as deflection layer। ठीक है, इसके आगे अपन ने वहाँ ये भी पढ़ा था कि द पोटेंशियल अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर इज नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल्स। बता आपको क्या बताना था, पीएन जंक्शन के फॉर्मेशंस की बात करनी थी जो अपन कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहां तक के क्वेश्चन इजी थे, ये भी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा पूछा हुआ है। मैंने आपसे बोला था कि पी टाइप और एन टाइप में हो सकता है डिफरेंस पूछे, और डिफरेंस का ही एक अदर पार्ट से क्वेश्चंस में देखो, नेम द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड व्हेन प्योर जर्मेनियम इज डोप्ड विद जर्मेनियम, दैट इज द जिनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें ट्राइवेलेंट मिलाया तो कौन सा एक्सट्रिंसिक मिलेगा, और पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करेंगे तो कौन सी मिलेगी। इससे इजी इस पेपर में इससे इजी क्वेश्चंस हो ही नहीं सकता। कंफर्म है ना बेटा, सिंपल सी बात है। जब ट्राइवेलेंट, बताओ, आप ही बताओ, मैं क्या बताता हूँ, आप बताओगे इसका आंसर। जब इसमें अपने पास जर्मेनियम यानी कि 4 थी, 4 से ये स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी, मैंने आपको ऐसे बनवाई थी, ये
4 4 4। कोवलेंट दो बॉन्ड के बेस पे अपन ने थ्योरी बात की थी, एक कोवलेंट बॉन्ड बेस एंड एक एनर्जी बैंड बेस। पहली बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड बेस। इसमें आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट मिलाया, ट्राइव का मतलब 3, जब यहाँ पे मिक्स कर दिया था तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक बॉन्ड रिमेनिंग रह गया था, यानी कि क्या था, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द होल। तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे तो ट्राइवेलेंट में कौन से किस टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा, इसमें होगा कौन सा, पी टाइप, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल। ठीक, जब पेंटावेलेंट मिलाओगे, इस 3 की जगह आप 5 मिक्स करोगे तो क्या होगा, 4 बॉन्ड्स तो कंप्लीटली बॉन्डेड होंगे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन। तो फिर कौन सी हो जाएगी, पेंटावेलेंट में किस टाइप्स के होंगे, एन टाइप सेमी कंडक्टर। अरे होंगे नहीं होंगे, कंफर्म ना। अब बात करें इसमें, ये दो के नेम लिखने थे जो अपन ने नेम लिख दिए, डायरेक्ट नेम लिखने थे। ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की, मतलब पेंटावेलेंट मिलाओगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड हिस्से में लिखना था ड्रॉ दी एनर्जी बैंड डायग्राम इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एनर्जी बैंड डायग्राम्स में मैंने आपसे पूछा था, उसमें एक डिफरेंस बताया था कि एक में डोनर लेवल होती है तो एक में एक्सेप्टर लेवल होती है, और वो किस में होती है आप ही आंसर दोगे, मैं तो केवल उसे ड्रॉ करूंगा। मैं पहले ड्रॉ करता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर, किसके लिए, ये थ्योरी है एन टाइप, और इधर मैं ड्रॉ कर देता हूं किसके लिए, पी टाइप। ठीक है, आप ही आंसर दोगे, ये कौन सा बॉन्ड, बैंड, कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, होंगे तो दोनों में ये ही, अरे होंगे नहीं होंगे, होंगे ना बेटा। आगे देखो, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है ये ईजी, दोनों में एनर्जी गैप होगा, बट मैं इसकी एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इसके बाद बात करता हूँ, डिफरेंट कलर लेता हूँ, और डिफरेंट कलर पे बात करें, पहले किसकी बात कर रहे हैं, एन टाइप। एन टाइप में कौन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नहीं होंगे, तो ज़्यादा होंगे तो वो कहाँ डोनेट होना चाहेंगे, कंडक्शन बैंड में, ताकि कंडक्टिविटी शो करे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, और ये डोनेट होना चाहेंगे नहीं होना चाहेंगे, तो ये किस में, पी टाइप में कौन होगी, डोनर लेवल, कौन होगी, डोनर लेवल। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होगी, क्या एक्स्ट्रा थे, होल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, कहाँ से करेंगे, वैलेंस बैंड से। तो यहाँ पे क्या होती है, एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, एक्सेप्टर लेवल्स में यहाँ कौन प्रेजेंट होगा, होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, यहाँ से ये गेन करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होंगे। तो एन टाइप में तो डोनर लेवल, और पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होगी। इसकी अपन ने बहुत सी बार क्लास में भी मैंने जब पढ़ाया, डिस्कस किया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो बताए थे वो नहीं में से क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हुए। सबसे पहले, राइट टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा था कि TIR से क्वेश्चंस होगा ही होगा। मैंने इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, 4 टॉपिक से वो बताए थे इंपॉर्टेंट, और उनसे चारों से क्वेश्चन से आगे पेपर में देखोगे तो सबसे पहले मैंने TIR बताया था, TIR है या नहीं, पहला ही क्वेश्चन। सेकंड बताया था कर्व्ड सरफेस, सिंगल एंड डबल, यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला एंड सिंगल कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला, उससे भी रिलेटेड इस पेपर में क्वेश्चंस है। एक बोला था कि एपरेटर्स आपको छोड़ के नहीं जाने हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, उनसे भी इस पेपर में क्वेश्चंस है। तो जो इंपॉर्टेंट आपको बताए थे उन्हीं से क्वेश्चंस आए। जिसने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लर्न किए होंगे वो पेपर में अपनी मौज कर रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन, राइट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। आप बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, TIR में लाइट कहां से कहां जाती है, लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू
rare medium, always goes from denser to rare. And second condition is क्या होगी, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, कोई डाउट? अब बात करते हैं टू प्रिज्म एबीसी एंड एडीसी। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, क्रिटिकल एंगल्स ऑफ दोनों के क्रिटिकल एंगल्स की बात हुई है। अपन को क्या बताना है, ट्रेस द पाथ ऑफ रे। अब समझना, ये भी TIR का ही क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से जैसे लाइट एंटर हुई, इस प्लेन पे क्या आ रही है, नॉर्मल की फॉर्म में इंसिडेंट हुई। जब नॉर्मल की फॉर्म में इंसिडेंट होगी तो ये विदाउट डेविएशंस मूव करेगी, नहीं करेगी? अरे जो नॉर्मल के अलोंग आती है वो स्ट्रेट जाती है ना, तो ये स्ट्रेट जाएगी, नहीं जाएगी? अब जब स्ट्रेट जाएगी तो यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होगा, देखो ये 45, ये 90, तो ये 45, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45, और इसके लिए एंगल कितना दिया हुआ है, 41। तो क्या इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है? तो क्या होगी, लाइट अगेन कम्स इन द सेम मीडियम, तो इसी मीडियम में वापस लाइट इंसिडेंट होगी, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। कन्फर्म है? तो ये लाइट जब इसी मीडियम में वापस इंसिडेंट होगी, तो ये जब इस यहाँ पे तो नॉर्मल के अलोंग आ रही है 90 डिग्री पे, तो विदाउट डेविएशंस स्ट्रेट मूव करेगी। स्ट्रेट मूव करेगी तो यहाँ पे अगेन आप नॉर्मल ड्रॉ करो, देखो ये 60 दिया हुआ है, ये 90 बनेगा, तो यहाँ वाला एंगल कितना आएगा, 30, यानी कि इंसिडेंट कितने पे होगी, 60। तो अगेन यहाँ पे 60 की बात हो रही है और ये आ रहा है 45। अगेन इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट कम्स अगेन इन दिस सेम मीडियम, तो बाहर जाने की जगह वो अंदर ही जाएगी। ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी एंगल जो फॉर्म होगा वो कितना होगा, 60 होगा ना। अब इस प्लेन की बात करें तो यहाँ ध्यान रखना, ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ये 60 दिया हुआ है तो ये 90 होगा, 90 होगा तो ये लाइट कैसे जाएगी, 90 डिग्री का मतलब होता है अलोंग टू नॉर्मल, और वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास होगी या नहीं। ये इसका जो पाथ को ट्रेस करते हुए आपको डायग्राम बनाना था, वो इतना इजी क्वेश्चन पेपर में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले दिया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। मैं इधर बता देता हूँ, ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस। ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको मैग्निफिकेशंस की बात करनी है, तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला जो होता है m=hi/h0 या फिर v/u, यही होता है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। वैसे ये इसमें बात करनी है नेगेटिव की बात करोगे तो कब, जब साइन कन्वेंशन यूज लोगे तो ये नेगेटिव कब होगी अपने पास, किसकी बात करें, कंडीशन अंडर विच द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव। तो मैंने आपको नोट डाल के नीचे कंडीशन भी बताई थी, जहां m की वैल्यू नेगेटिव आई थी, मैंने आपको लिखा भी था बेटा m इज नेगेटिव, देन इमेज इज, अरे m एक मैंने आपको 4 कंडीशन क्या बताई थी, m नेगेटिव, m पॉजिटिव, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1, m इक्वल्स टू 1। तो यहीं से ये क्वेश्चंस है। मैंने बोला था m क्या हो, ग्रेटर देन 1 इमेज होगी इनलार्ज्ड, लेस देन 1 डिमिनिश्ड, इक्वल टू सेम। m नेगेटिव आने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और m पॉजिटिव आने का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ ध्यान रखना है, जब m नेगेटिव यानी कि इन्होंने पूछा है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, तो उसके लिए आपकी इमेज कैसी होगी, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, और इस वाले के लिए m पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसी होगी उस कंडीशन में, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इमेज वर्चुअल होगी तो m पॉजिटिव होगा, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, तो m कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, वही कंडीशन बतानी थी कि कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि
जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। तो इस डायग्राम को सही ढंग से ध्यान रखना, ये सिंगल कर्व सरफेस वाला डायग्राम है। इसमें कैलकुलेशंस की बात करेंगे। कैलकुलेशंस की बात करोगे तो क्या होगा, देखें बी वाले पार्ट की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और आपको शो दी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय दिस पेयर। आपको लगेगा कि डायरेक्ट इमेज बना दें, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझना बेटा। मैं यहाँ से लाइट ट्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ से लाइट ट्रेस की, ये इंसिडेंट हुई, ये सिंगल कट सरफेस, यहाँ तक 3R था। अब यहाँ से आप ये बात जरूर कर सकते हो कि यहाँ से आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो लाइट रे 2 यानी कि μ1 एयर 2 कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है ना, ग्लास दिया हुआ है। जब लाइट ग्लास के अंदर इंसिडेंट होगी तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या नहीं होगी, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल तो कर दोगे, तो मीट कहाँ करोगे, ये इंपॉर्टेंट है कि मीट कहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें या आउटसाइड करें, कितनी डिस्टेंस पे करें। तो उसके लिए आपको इसकी इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है बेटा कि इस रे को आप किस जगह जाके मीट करना चाहते हो। तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंगल कट सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें लाइट आउट गोइंग होती है, इसको मान लो μ2 ग्लास और ये μ1 एयर। अरे होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे म्यू कहाँ से किससे आ रही है लाइट, किस में जा रही है, μ2 यानी कि ग्लास अपॉन इमेज डिस्टेंस जो आपको फाइंड करनी है माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। रेडियस स्मॉल आर ही दी हुई है इसकी कर्व सरफेस की, ये भी यही होगी। अरे होगी नहीं होगी, तो यहाँ से इस μ2 इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1.5, v कितना हो गया फाइंड करना है, v फाइंड करना है, माइनस μ1 की बात करोगे एयर के लिए 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी हुई है, कहाँ प्रेजेंट है 3u, लेकिन किस में लोगे माइनस 3r, लेकिन किस में लोगे माइनस में क्योंकि इस साइड है, ठीक है। और इधर हो गया, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 अपॉन आर। तो यहाँ पे ये प्लस होगा, आपको इसको सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू 0.5 अपॉन आर, ये माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 3r, ठीक है। सोल्व कर सकते हो, 1.5 अपॉन वी 3r एलसीएम हुआ तो 0.5 यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 माइनस 1, यही हुआ 3r का मतलब, यहाँ r था 3 से मल्टीप्लाई किया 1.5 माइनस 1, तो ये हो गया अपने पास, मैं इधर लिख देता हूँ 1.5 अपॉन r इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 3r। तो यहाँ से ये v निकालना है, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास 1.5 इंटू 3r अपॉन 0.5, तो पॉइंट तो रिमूव, 5 से कितने 3 टाइम्स यानी कि 9r आया। अरे 9r आ रही है या नहीं आ रही है, इसका मतलब कहाँ है बेटा, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो r, ये r 2r, तो ये हो गया, इसके अलावा कहाँ जाना चाहिए, टोटल 9r आ रही है यानी कि 7r डिस्टेंस टोटल और होगी, तो इसके बाद इधर की डिस्टेंस 7r यहाँ कहीं मान लो, तो ये कहाँ जाके मीट होगी, यही होगी। बट ये ध्यान रखना जो ये इमेज बन रही है, ये जब ये लाइट इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट होगी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या हुआ है, यहाँ से जिस इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, ये वाली कर्व सरफेस वापस इसको रिफ्लेक्टेड करेगी या नहीं करेगी, अरे करेगी ना। तो फिर यहाँ से अब वापस आपको एक बार रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला यूज लेना होगा सिंगल कर्व सरफेस का, उससे पता होगा कि अब ये कंफर्म है कि इससे पहले यहीं कहीं बेंड हो रही होगी या इधर जा सकती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड करेगी, वैसे जाएगी तो यहीं। तो इसके लिए वापस अगेन एक बार रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला यूज लोगे, किसके लिए, इसके लिए। तो मैं आपको फॉर्मूला यूज लेके बता देता हूँ, यहाँ तक तो अपन आ ही चुके हैं। ये अब लाइट किस में जा रही है, μ1 आउट गोइंग किस में हो रही है, μ1 में अपॉन इमेज डिस्टेंस, तो इसकी इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करनी होगी, और कहाँ से आ रही है माइनस μ2
अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितनी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ये जो इसकी इमेज है वही उसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? बोलो भाई, यहाँ से काउंट करेंगे ना अब। तो 7r इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। सोल्व कर सकते हो। अगेन μ1 तो क्या है? एरिया बेटा 1/v माइनस μ2 कितना है? ग्लास है तो 1.5 अपॉन 7r इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 यानी कि 1 माइनस 1.5 μ2 1 माइनस 1.5 अपॉन r। r कितना है अपने पास? रेडियस। सोल्व करके यहाँ से v लाओगे तो ये रे यहाँ से कहीं यहीं जाके रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इसको सोल्व करना, ये वैल्यू नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस माइनस उससे वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाल के भाई यहाँ पे लाइट, समझ में आया ना? लाइट जिस मीडियम में आउटगोइंग होती है तो μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस। इमेज कितनी है? इमेज कितनी है इसकी फाइंड करनी है। कहाँ से आ रही है? μ2 से। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगी? इस साइड, ये पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। सोल्व करोगे तो ये यहाँ से यहाँ कहीं मीट हो रही होगी। ये डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पे डिपेंड करेगा। पॉजिटिव हो रही है तो इस साइड मीट होगी, नेगेटिव मीट होने का मतलब इधर आ रही होगी, बस रिफ्लेक्ट हो रही होगी। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो और इसे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन रेजोनेंस की साइट में मैंने अपलोड कर दिया है। मैं अभी प्रिंटिंग इससे पहले रेजोनेंस की साइट पे इसके सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हैं, आप वहाँ से इनके कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मैं यहाँ कंप्लीट कैलकुलेशन करूँगा तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, जो सॉल्यूशन है वो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, द वर्क फंक्शंस ऑफ मेटल सरफेस 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे भी इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन वैसे ज़्यादा टफ तो नहीं थी। ये हो गया अपने पास वर्क फंक्शन, दैट इज फाई नॉट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो आप इसको क्या कर सकते हो बेटा? 2.3 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दैट इज जूल। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 6.4 इंटू 10⁻⁻14 हर्ज। हर्ज में है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन दी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। बेटा एनर्जी तो सबको ही पता होगी, E इक्वल्स टू एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.4 इंटू 10⁻14 हर्ज। ये सोल्व कर सकते हो, सोल्व कर लेना। बात करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने बोला था कि इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या बताए थे आपको। इंपॉर्टेंट ये बताया था, आइंस्टाइन इक्वेशंस भूल के भी छोड़कर नहीं जानी है, उसे पढ़ना ही पढ़ना है, उसी पे क्वेश्चंस है। सेकंड बताया था क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ग्राफ जो दिए हुए थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वगैरह, उस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में पूछी गई है। लास्ट बताया था मैंने, जो अलग सेट में क्वेश्चन है इसमें तो नहीं है, डी ब्रोगली पे लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी एच अपॉन एम वी 2m³ रूट के अंदर, उसकी बात की थी। वहाँ पे भी न्यूमेरिकल थे लेकिन अदर सेट में, और इसमें भी है वैसे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अब वर्क फंक्शंस, तो ये कितना हो गया? एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ पे ये वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, आंसर आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोलो। नेक्स्ट बात करें थर्ड, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें मैंने कितने न्यूमेरिकल करवाए बेटा आपको? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू EV नॉट, तो V नॉट निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन E, और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से फाइंड हो गई? E यानी कि 1.6 इन 10⁻⁻19 से क्या आप डिवाइड नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो ना, तो डिवाइड करो और आंसर लाओ, और आंसर आ जाएगा वोल्ट में। आएगा नहीं आएगा? ठीक है। नेक्स्ट, अब बीम ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ्स, यहाँ पे वेवलेंथ दी हुई है, इसको अपन λ1 मान लें, इसको λ2 मान लेते हैं। इज यूज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट सेपरेशन इज 1 mm। स्लिट के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या लिखते हैं? स्मॉल d।
1 mm में है, तो ये कितनी हो जाएगी, स्मॉल डी इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और ये भी नैनोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अरे होगा नहीं होगा, नैनो का मतलब -9, पिको का मतलब -12, यहाँ मिली है 10⁻³ ये दिया हुआ इस कैप्ट इतने मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन सरफेस। जो स्क्रीन है यानी कि कैपिटल डी है, मीटर में ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं फर्स्ट द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि सेंट्रल जो मैक्सिमा था अपने पास, इसका मैं ग्राफ हल्का सा ड्रॉ करूं, मतलब जो डायग्राम्स था, यहाँ से ये डिस्टेंस आपने ली थी, ये सेंटर से YN, ये P पॉइंट था नहीं था, ये था कैपिटल D, ये थी स्मॉल d, अरे यही था। तो आपको निकालनी क्या है सेकंड ब्राइट फ्रिंज का, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, किस वेवलेंथ के लिए निकालना है, 500 नैनोमीटर के लिए। तो आपके पास YN ब्राइट के लिए कितना था, n लैम्डा d/d, n की वैल्यू कितनी 2, वेवलेंथ किसके लिए निकालना है 500 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹, और स्मॉल d की बात, कैपिटल D वो रहा अपने पास 0.60 मीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। d की बात करते हैं तो 1 इंटू 10⁻⁻3, क्या सोल्व नहीं कर सकते, अरे सोल्व नहीं कर सकते हो ना, तो यही इसको सोल्व करना, YN जो आंसर आएगा वो मीटर में, यहाँ से इसकी पोजीशन आ जाएगी सेकंड ब्राइट फ्रिंज की। नेक्स्ट बात करें द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड्स। बोथ वेवलेंथ कोइंसाइड होने का मतलब क्या हुआ बेटा, सही ढंग से समझने की कोशिश करें तो ये भी कोई टफ नहीं है, सेम, यानी कि इस पॉइंट पे दोनों वेवलेंथ जो थी उनसे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सेम होगी ये डिस्टेंस YN। तो यहाँ पे लेकिन अब देखना, ये YN सेकंड वाला फर्स्ट वाला, इसके लिए यही फॉर्मूला होता है, तो N1, क्योंकि फ्रिंज तो अलग अलग बनेगी, वेवलेंथ अलग अलग है, तो ऐसा तो है नहीं कि सेम वेवलेंथ सेम नंबर ऑफ फ्रिंज वहाँ जाके फाइंड हो जाए, तो मैंने N1 मान लिया। सेकेंड वाले को N1, यहाँ से λ1 d तो सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये वाला d भी सेम, एन λ/d यूज लिया है, इसको यहाँ पे N2 λ2 d/d कट, ये कितना आ गया N1 λ1 इक्वल्स टू N2 λ2, N1 इज λ1 कितना है 600 नैनोमीटर, 600 ये भी डायरेक्ट कर दूं क्योंकि दोनों साइड होगी, तो 00 10⁻³ कट, तो N1 तो हो गया 6, और N2 की बात करेंगे 5 N2, यही हुआ। यहाँ पे N1 और N2 जो है वो दोनों नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ध्यान रखना N1 की वैल्यू 5 एंड N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, N1 अपॉन N2 करोगे तो 5/6 होगा, बेसिकली रेशो की फॉर्म में निकालोगे तो N1 5 और N2 6। आपको बतानी है मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट किसके लिए होगी 5 के लिए या 6 के लिए, 5 के लिए होगी ना, तो 5 के लिए यूज लो यही वाला फॉर्मूला, मैं यहाँ पे यूज लेता हूँ, तो YN इक्वल्स टू n λ/d/d, दैट इज n कितना 5, लैम्डा किसके लिए, किसी के भी लिए ले लो, फर्स्ट वाले की बात करते हैं, ये N1 5 लिया है तो इसको ले लो λ1 कितना है अपने पास 600 नैनोमीटर्स, लिख सकते हो 10⁻⁹। बात करें किसके लिए सेकंड d आपके पास 0.60 अपॉन स्मॉल d 1 इंटू 10⁻³ सोल्व करोगे आंसर आएगा नहीं आएगा, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स wavelength λ1 λ2 λ3 आर यूज इन रडार सिस्टम्स वाटर प्योरिफिकेशन। रडार सिस्टम का तो मैंने अप्रोक्स 3 जो FST हुए हैं उनमें दिया था, आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट हुए थे उसमें भी ये रडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स का मैंने क्वेश्चन दिया है, और एक दिन पहले जिसने मेरे से डाउट पूछे थे मैंने कहा था बेटा रडार कम्युनिकेशन सिस्टम्स कहाँ यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है, ये ज़रूर बार बार पूछा गया है, और इसके लिए बात करेंगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, प्यूरिफिकेशन रिमोट स्विचेस टीवी रेस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आइडेंटिफाई करना है, तो रडार कम्युनिकेशन सिस्टम किस में यूज़ होता है, माइक्रोवेव्स,
माइक्रोवेव्स में, अरे होता ही नहीं होता। वाटर प्योरिफिकेशंस में किसको यूज लेते हैं, यूवी रेज। बात करें रिमोट वगैरह में कौन सी यूज होती है, रेडियो वेव्स, ठीक है। फिर इनकी बात करें, ये तो हो गया। उसके बाद राइट दी सोर्स ऑफ ईच ऑफ देम, सोर्स भी लिखना है, कैसे प्रोड्यूस होगी, क्या है। तो माइक्रोवेव्स का सोर्स मैंने आपको बहुत सी बार बताया है, किससे प्रोड्यूस होती है, कोलेस्ट्रॉल वॉल एंड मैग्नेट्रॉन वॉल, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग बाय कोलेस्ट्रॉल वॉल एंड मैग्नेट्रॉन वॉल। यूवी रेज की बात करें तो इनर सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जंप करते हैं, तो यूवी रेज की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर बात करें स्विचेस, रिमोट में जो रेडियो वेव्स होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा, एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनके एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेशन के थ्रू जो प्रोड्यूस होती है वो रेडियो वेव्स होगी। इसी में आपके पास एक ऑप्शंस में क्वेश्चंस था, और चाहे ऊपर वाला जिसमें किसी को डाउट हो तो नीचे वाला कोर्स कर सकता है, 2 कंडीशंस फॉर 2 लाइट सोर्स टू बी कोहेरेंट। 2 सोर्स कब कोहेरेंट होंगे उसकी कंडीशन बतानी है आपको। तो मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी और कंडीशन इंटरफेरेंस की भी बताई थी। यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन बतानी है। कोहेरेंट सोर्स, व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स, मैंने आपसे बार बार कहा था कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, कांस्टेंट फेज हो, कांस्टेंट वेवलेंथ हो, वेवलेंथ सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, कांस्टेंट फेज। तो यहाँ पे लिख दो कोई भी 2 कंडीशंस, क्या हो गया, क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस सेम हो या कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट सेम, वेवलेंथ भी इसी में लिख दूं, एंड लैम्डा दैट इज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम एंड कांस्टेंट फेज होने जरूरी है, तभी 2 सोर्स कोहेरेंट सोर्स होंगे। नेक्स्ट बात करें, गिव 2 पॉइंट्स फॉर difference between interference pattern due to double slit and a diffraction pattern due to single slit। आपको डिफरेंस मैंने कहा था बेटा, या तो फ्रिंज विड्थ वाईडीएस से पूछा जाएगा या डिफ्रेक्शन से पूछा जाएगा, बट यदि ये दोनों ही नहीं आते तो उनसे रिलेटेड डिफरेंस होंगे, और यहाँ डिफरेंस ही पूछा है और 2 पॉइंट्स देने हैं डिफरेंस में। तो आपको सिंपल सी बात बताएं, 2 पॉइंट्स की बात करें तो 2 पॉइंट्स में क्या क्या बोले थे मैंने, कि जो इसका मैक्सिमा होता है वो उसके मिनिमा पे जाके फाइंड होता है। तो यहाँ पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम यानी कि ब्राइट फ्रिंज जो फाइंड होती है इंटरफेरेंस में, वो कहाँ कहाँ होती है, डबल स्लिट की बात करोगे तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होती है, नहीं होती। अरे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज कहाँ फाइंड होती है वाईडीएसी में, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होती है। तो इसमें और सिंगल डिफ्रेक्शन की बात करोगे तो कहाँ फाइंड होती है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 होती है। तो एक डिफरेंस ही हो गया, और इसी का अपोजिट लिखना चाहें तो सेकंड डिफरेंस क्या हो गया, पोजीशंस ऑफ डार्क फ्रिंज फाइंड ऑन यंग्स डबल सीरीज में कि कहाँ होती है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, जबकि डार्क फ्रिंजेस में कहाँ फाइंड होती है वो, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। हो गए 2। और भी लिख सकते हो आप कि ये कोहन इंटरफेरेंस जो प्रोड्यूस होता है वो कोहेरेंट लाइट के थ्रू होता है, इसके लिए कोहेरेंट लाइट की नेसेसरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरऑल पेपर की बात करें बेटा तो ओवरऑल वही पेपर आया है जो इसकी अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी, वहीं से अपने पास क्वेश्चंस है। यहाँ बात करें इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट, हाउ द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा चेंजेस। एंगुलर विड्थ की बात करें तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा इक्वल्स टू, एंगुलर विड्थ का मैंने फॉर्मूला डिराइव भी करवाया था आपको, उसकी बात करें तो वो था अपने पास, क्या था बेटा, डी बाई मतलब लैम्डा बाई डी, यही था ना, लैम्डा बाई डी। तो यहाँ पे डी को अपन डिफ्रैक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन लिखा था तो ये डबल हो जाता है, 2 बीटा होता है, और यहाँ पे डी को ए से रिप्लेस कर देते थे। तो जनरल फॉर्मूला एंगुलर विड्थ लैम्डा इक्वल्स टू 2 एल्फा इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ए। अब बात करते हैं अपने पास फर्स्ट दिया हुआ है ऑरेंज लाइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्रीन। तो यहाँ वेवलेंथ के साथ एल्फा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ऑरेंज तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इन दोनों में, तो मैंने आपको बताया था ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, विबग्योर बना दो नीचे से ऊपर की ओर।
ठीक है, तो यहाँ पे किसको प्लेस्ड किया है, ऑरेंज लाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्रीन, पहले ग्रीन थी उसकी जगह ऑरेंज डालने, ऑरेंज की, तो ऑरेंज की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, तो फ्रिंज एंगुलर विड्थ भी इंक्रीज होगी इन दोनों में, इसकी जगह इसको लिखोगे तो ये क्या होगी, फ्रिंज विड्थ, डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट, एंगुलर विड्थ अल्फा क्या होगा, इंक्रीज, बिकॉज ये भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सेकंड बात करें, स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू दी स्लिट, जब क्लोजर टू दी स्लिट करोगे तो यहाँ पे एंगुलर विड्थ पे उसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो चेंज उस पर डिपेंड ही नहीं करती। दिस स्लिट विड्थ इज डिक्रीज्ड, स्लिट विड्थ को डिक्रीज करोगे तो इसके साथ क्या है, जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, यहाँ पे इसको डिक्रीज कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द जनरेटेड इन अ सोलर सेल एंड ड्रो IV कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मैंने आपको IV कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ, तो अभी जो आपको मॉक टेस्ट दिया था पेपर से 2 डेज पहले, वहाँ पे भी दिया था कि ये किसका ग्राफ है, तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऐसा ग्राफ दिया था, उसकी भी अभी बात करते हैं। मैं इसकी बता दूं, ऐसा एक ग्राफ दिया था, ये किसका है, सोलर सेल का ही IV कैरेक्टरिस्टिक्स का कर्व है। ठीक है, अब बात करें इसकी जनरेटेड सोलर सेल, एक्सप्लेन हाउ EMF इज जनरेटेड सोलर सेल। तो इसकी वर्किंग बेसिकली जो मैंने आपको लिखाई थी वही EMF से रिलेटेड है। होता क्या है, सोलर सेल में जैसे प्लेट्स होगी बीच में, सोलर सेल पे अपन ये करते थे कि यहाँ पे डायोड्स की फॉर्म में इसको कनेक्ट करके इस पे लाइट्स इंसिडेंट करते थे। ठीक है, मतलब एक टर्मिनल्स को यहाँ पे ये अपने पास सोलर सेल की फॉर्म में लेते थे, लाइट्स इंसिडेंट करते थे, या तो आप डिप्लेशन लेयर की फॉर्म में बना दो या उसका सर्किट डायग्राम की फॉर्म में ले दो। तो सर्किट डायग्राम की फॉर्म में लोगे तो ये डिप्लेशन लेयर, यहाँ लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, मैंने आपसे बताया था कि जैसे ही लाइट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो डिफ्लेक्शन लेयर होगी वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है पी टाइप और एन टाइप के कॉम्बिनेशन, यानी कि ये पीएन जंक्शन का ही मॉडिफाइड वर्जन्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे ही लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स वन साइड कलेक्ट हो जाते हैं एंड होल्स पी साइड्स जाके कलेक्ट हो जाते हैं। तो अब टोटल होल पी में मतलब एक साइड होंगे, और टोटल जैसे इसकी प्लेट्स की वर्किंग अपन ने बात की थी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने उस पर डाल दिया है रेजोनेंस की साइड पे, आप वहाँ पढ़ लें। अभी बात करें तो ये पी टाइप, तो होल इधर कलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं जैसे लाइट इंसिडेंट होगी, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स जाके कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो क्या होता है बेसिकली, ऑल होल यहाँ होंगे, होल ऑल इलेक्ट्रॉन्स डाउनवर्ड होंगे, तो एक पॉजिटिव टू नेगेटिव एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जेम्स चैडविक ने यहाँ पे बात करें न्यूट्रल रेडिएशंस ऑफ बेरियम। ये था एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी बेटा, किसकी, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और उसमें किसके थ्रू फाइंड किया था, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग के थ्रू, यही दिया हुआ है, bombarded with alpha particles. We conclude that the radiations were neutrons, not of protons. तो बेसिकली बात करें वहाँ उनको न्यूट्रॉन ही क्यों लिया गया, प्रोटॉन्स क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि दोनों के वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रॉपर्टीज थी। बट जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में ये था कि प्रोटॉन्स तो पॉजिटिव चार्जेबल पार्टिकल्स थे, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेबल, तो ये डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, बट वो पार्टिकल्स कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। और उसकी जो पेनेट्रेटिंग पावर, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी की बात करें, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग भी जो इन्होंने कंक्लूड निकाला था जेम्स चैडविक ने कि हाई पेनेट्रेटिंग जो रेडिएशन है वो किसकी है, भाई इन दोनों में हाई पेनेट्रेटिंग पावर किसकी होती है, न्यूट्रॉन्स की, तो वो इनसे भी ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर थी, और वो किसकी थी, न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी के थ्रू उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर पूछा टू न्यूक्लियर में हैव द सेम रेडियस थ्रू द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एक्सप्लेन। भाई यहाँ सेम रेडियस की बात की है, तो सेम रेडियस की बात करने का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, आर से लिखा था अपन ने, R0 A की पावर 1/3,
यही था ना, टू न्यूक्लियर हैव द सेम रेडियस, इनकी रेडियस एक की r1 है और दूसरे की r2 और दोनों r1 r2 क्या है इक्वल, कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ए का मतलब क्या होता है Z प्लस बोलो n, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक नंबर इज नोन एज मास नंबर। तो डिफरेंट प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या ए में ये दोनों सेम होते हैं हमेशा? नहीं होते ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बेसिकली बेटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट ही होंगे क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होते, उन दोनों का सम ए होता है। तो ए आर सेम होने पे ए सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन ऑर्बिट्स की बात करें तो हाइड्रोजन एटम्स में जो एनर्जी दी हुई है वो कितनी है काइनेटिक। बेटा ये क्वेश्चंस मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस की बात करोगे तो कितना क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एनर्जी कितनी दी हुई है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो मैंने आपसे रिलेशन में बोला था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी होती है नहीं होती। तो ये इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो कितना हो गया 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे होगी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन था जिसको आपने UN से लिखा था, ये ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज 2 × -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यही था 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? तो ये अपने यहाँ के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट बात करते हैं वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वर्जिंग लेंस, वन ऑफ देम सिल्वर। ये पैराग्राफ दिया हुआ है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करो तो क्या दिया हुआ है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस रेस्पेक्टिवली। यहाँ अलग अलग देने, मतलब कंबाइंड पूछने की जगह अलग अलग पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें बेटा तो ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सा था, फर्स्ट जो लेंस था वही ऑब्जेक्टिव, सेकंड वाला यही था। तो यहाँ पे इसकी जो इमेज बनती थी यहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे तो ये इमेज बनती थी। ये इमेज कौन सी होगी, जब ऑब्जेक्ट ये इमेज बन रही है तो कौन सी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अरे थी, तो फर्स्ट तो हो गया रियल। अब सेकंड के लिए आप यहाँ से ही इमेज ड्रॉ कर रहे हो तो इधर कहीं इमेज बनी थी अपनी, जहाँ पे भी बनी थी तो ये ऑब्जेक्ट और सेम साइड पे इमेज बन रही है तो वो कौन सी होती है, वर्चुअल। तो पहली तो रियल और सेकंड वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, देखें द मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी, क्या दिया हुआ है, डज नॉट डिपेंड्स। फर्स्ट दिया है द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, इस पे तो डिपेंड करेगी, फोकल लेंथ अपने फॉर्मूले में आता है। अपर्चर की कहीं बात नहीं करी थी, अभी उसका भी आंसर देंगे। द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की लेंथ पे तो डिपेंड करेगी, से ऐसा तो है नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस आप ले लोगे। कलर, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर कलर लगाया है, बट आंसर होगा अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, क्योंकि अपर्चर पे जो डिपेंड करती है वो इनकी रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है बेटा। रिजॉल्विंग पावर आपके डिलीट पोर्शंस में था वैसे, इसलिए अपन ने नहीं पढ़ा था। रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करती है यहाँ पे, ये इस पे डज नॉट डिपेंड्स, तो क्या आएगा आंसर ए। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर है। वैसे आंसर जो होगा वो मेरे हिसाब से मैं मानना चाहूँ तो देखो समझे, पहले आप भी आंसर दे सकते हो। फर्स्ट दिया है बोथ द लेंसेज आर शॉर्ट फोकल लेंस, क्या दोनों लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होगी, एक जबकि साइज दोनों की डिफरेंट होती है, एक स्मॉल होता है एक लार्ज होता है। सेकंड, द मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन में तो रिलेशन था, क्योंकि इसका जो मैग्नीफाइंग पावर आती थी या एंगुलर मैग्नीफिकेशन आता है वो किस फॉर्मूले में आता है, फोकल लेंथ की फॉर्म में आता है। तो 1/4 फोकल लेंथ चेंज करोगे तो क्या पावर चेंज नहीं होगी, फोकल लेंथ में चेंज करने पे क्या मैग्नीफाइंग पावर में चेंज नहीं होगा ना। तो ये तो चेंज होती है, यहाँ पे क्या लिखा है नॉट करेक्टेड, ये तो चेंज होती है।
इसकी डिस्टेंस, यदि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह टेलीस्कोप होता तो ये दोनों लेंथ सेम होती है, मोर देन नहीं होती। यहाँ मोर देन है तो होगी, अरे मोर देन ही होती ना डायग्राम बनाते हो जब। मैं डायग्राम एक रफली डायग्राम बनाऊं, अभी अभी उधर बनाया था वैसे। तो यहाँ की जो इमेज होगी यहाँ पे बनती है, फिर यही वाली ऑब्जेक्ट इमेज, इसका फोकल लेंथ यहाँ 2f के भी इधर जाके बनती है, तो ये f और 2f यानी कि डबल तो यही होगी, उससे भी ज़्यादा होगी नहीं होगी। अरे ये f ये 2f, बियॉन्ड 2f इमेज बनती है। फिर इसके बाद इसको और इसको शिफ्ट करते हैं कहीं f ही पे, अरे होगा। तो ये f 2f, ये 2f तो यही हो गई, एफ नॉट और एफ ई से तो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एफ ई तो इधर होगी, ये एफ नॉट यही हो गया, ये वाली इमेज भी तो ज़्यादा आ रही है ना, समझे। फिर लास्ट पढ़े द डिस्टेंस बिटवीन, ये तो हो ही गया। द माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड एज अ टेलीस्कोप बाय इंटरचेंजिंग टू लेंस, लेंस चेंज कर देते हैं, इधर वाला होता है ना, मैंने तो बताया उससे ही था। तो आंसर जो ये कंफ्यूजिंग था, बट आंसर इसका शॉर्टर फोकल लेंथ। नेक्स्ट बात करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव 10x एंड आईपीस 20x, मैग्निफिकेशन ड्यू टू माइक्रोस्कोप वुड बी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट दिया हुआ है, तो m का फॉर्मूला कितना होता है, m नॉट m e, तो 10x और 20x कितना हो गया 200x, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगी 200। ठीक है, कोई डाउट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस of a compound microscope is 1.2 centimeter and 3 centimeter respectively. The object is placed at distance, ये तो फोकल लेंथ हो गई किसकी, पहला कौन सा दिया है ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड ये फोकल लेंथ हो गई किसकी, आईपीस की। The object is placed at distance यानी कि u, ये भी सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ए फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, कहाँ जाके फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वुड बी, मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करोगे कैलकुलेशन से, सिंपल सी, दोनों के लिए वैल्यू दोगे, कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी बी। आप फॉर्मूले में वैल्यू रखो मैग्निफिकेशन पावर में, जो इसकी एक कंडीशन बताई थी कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मैंने केस करवाए दोनों, एक तो करवाया था कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट मिनिमम विजन डिस्टेंस, और एक करवाया था फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिट। तो यहाँ कौन से केस की बात कर रहा है, इन्फिनिट की। तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे, उसमें वैल्यू पुट करोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 200। आप इसको भी चेक कर सकते हैं अपनी रेजोनेंस की साइड पे, वहाँ मैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसके न्यूमेरिकल्स की वैल्यू पुट करते हुए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। तो आज का जो फाइनल पेपर डिस्कशन हुआ, इसकी बात करें तो कंप्लीट पेपर वही आया है बेटा, जो अपन ने डाउट्स और टेस्ट पेपर, इसके अलावा जो अपने पीरियोडिक टेस्ट पीटीसीटी हुए हैं उन्हीं में से पेपर आया है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोलूँ वो आप करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर पेपर्स, थैंक यू।